एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल पर जो रोग निदान के ऊपर है। और हम रोग निदान की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे रोग निदान सब्जेक्ट का, वो है निदान पंचक। तो निदान पंचक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं निदान पंचक में रोग एवं रोगी की परीक्षा। तो प्रमाणों के द्वारा विषय का ज्ञान परीक्षा कहलाता है और परीक्षा का प्रयोजन होता है प्रति ज्ञान। और हम प्रति ज्ञान से क्या समझें, तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित रोग की जो उत्पत्ति होती है और लक्षण जो बताए गए हैं उसे उसी प्रकार जानकर एवं रोग की जो अवस्था है उसको जानकर चिकित्सा करने को प्रति ज्ञान कहते हैं। और फिर रोगी परीक्षा का महत्व क्या होता है, तो रोगी परीक्षा का महत्व होता है आयु का प्रमाण जानने के लिए हम रोगी की परीक्षा करते हैं, रोगी के बल को जानने के लिए हम रोगी परीक्षा करते हैं, और दोषों के प्रमाण को जानने के लिए हम रोगी परीक्षा करते हैं। और फिर रोग के बल को देखकर, मतलब कि रोग का बल कितना है उसको देखकर ही औषध की मात्रा को निश्चित किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई दुर्बल व्यक्ति है और उसको हमने बलवान औषधि दे दिया जिसका वीर्य व मात्रा अत्यंत बलवान है तो वो रोगी को मार डालेगी। और रोगी क्षीण है तो क्षीण होने से वो औषध के वेग को भी नहीं सह पाएगा। और उष्ण जो होता है वो अग्नि गुण प्रधान होता है, उष्ण औषध जो होता है, और रुक्ष जो होता है वो वायु गुण प्रधान होता है। और क्षार व शस्त्रक्रम सहने में भी असमर्थ होता है कौन, दुर्बल व्यक्ति। फिर हम जानेंगे रोग परीक्षा का महत्व। तो रोग परीक्षा का महत्व अभी हमने जाना रोगी परीक्षा महत्व, अब हम जानेंगे रोग परीक्षा महत्व। तो सर्वप्रथम हम रोग की परीक्षा करते हैं, फिर रोग के अनुसार हम उचित औषध की फिर परीक्षा करते हैं। पहले हम रोग की परीक्षा, उसके बाद हम रोग के अनुसार उचित औषध की परीक्षा करेंगे। तो पहले रोग और औषध का जब हमें सम्यक ज्ञान हो जाएगा उसके पश्चात हम चिकित्सा कार्य करेंगे। फिर देश काल के अनुसार रोग का प्रमाण जानेंगे व उसके अनुसार औषध का प्रमाण करने से चिकित्सा में हमें सफलता निश्चित मिलती है। हम देश काल के अनुसार रोग का प्रमाण जानेंगे, उसके बाद हम औषध का प्रमाण करेंगे तो हमें चिकित्सा में सफलता निश्चित मिलेगी। और रोग और रोगी परीक्षा अंतर क्या है, तो चिकित्सक जो होता है वो चिकित्सा से पूर्व रोग की और रोगी की परीक्षा सम्यक रूप से कर लेता है। सेकंड पॉइंट है साध्य रोगों की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। साध्य रोग में भी कौन, जो सुख साध्य हों एवं कृच्छ साध्य हों, जिनकी आसानी से चिकित्सा हो जाए। और जो याप्य रोग होते हैं उनमें रोगी को हमें कष्ट नहीं होने देना चाहिए। और जो असाध्य रोग होते हैं जिनका हम जान रहे हैं कि उसका कोई चिकित्सा नहीं हो सकता, मतलब जो याप्य, अनुक्रम या प्रत्याघात जिसे बोलते हैं, या जो 1 वर्ष से पुराना हो गया है रोग, उसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उसमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है और इसमें वैद्य की भी हिनाई होती है। और दूसरा जो रोगी है जिसको हम आतुर कहते हैं उसकी हम त्रिविध परीक्षा कैसे करते हैं, तो रोगी की त्रिविध परीक्षा हम करते हैं। उसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहले हमें रोगी को देखना चाहिए, उसके बाद हमें रोगी के शरीर का स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद हमें रोग के लक्षण एवं वेदना के बारे में उससे प्रश्न करना चाहिए कि फिर उसके बाद हमें रोग को जानने के 6 उपाय हैं, जैसे कि उसके आँखों को देखो, स्रोत को देखो, उसके सुनने की क्षमता को देखो, उसके नेत्र को देखो, उसके नासिका को देखो, उसकी जिह्वा को देखो, उसकी त्वचा को देखो, फिर उससे प्रश्न करो। और रोग परीक्षा एवं रोगी परीक्षा में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो रोग होता है वो रोगी पर आश्रित होता है, ये तो हम जानते ही हैं। और रोग ज्ञान के 5 उपाय होते हैं कि हम कैसे जानें कि हम जो रोग ज्ञान है उसका 5 उपाय होता है कि हम रोग का ज्ञान कैसे करें आखिर, क्योंकि रोग जो है वो रोगी पर आश्रित होता है तो हमें रोग का ज्ञान कैसे होगा, तो उसके 5 उपाय हैं। पहला है निदान, दूसरा है पूर्व रूप, तीसरा है रूप, उसके बाद उपशय, फिर है संप्राप्ति, 5th पॉइंट। तो हम निदान किसको कहते हैं, निदान का मतलब होता है हेतु एवं कारण, और पूर्व रूप का मतलब होता है साइंस, जो भी रोगी के चिन्ह हमें दिख रहे हैं वो। और रूप क्या होता है,
रूप मतलब कि सिम्टम्स, रोगी के अंदर क्या लक्षण हैं। फिर उपसय, उपसय का मतलब होता है कि कौन से दोषांश जो हैं वो रोगी में प्रीडोमिनेंट है, वात डोमिनेंट है या पित्त डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है या तीनों है, तो ये हमें उपसय से पता चलेगा। फिर संप्राप्ति जो होती है वो फाइनल पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें तो हम निदान को समझ सकते हैं कॉजेटिव फैक्टर के रूप में, फिर हम पूर्व रूप को समझ सकते हैं प्रोड्रोमनल सिम्टम्स के रूप में, हम रूप को समझ सकते हैं सिम्टम के रूप में, हम उपसय को समझ सकते हैं रिलीविंग फैक्टर के रूप में, और हम संप्राप्ति को समझ सकते हैं पैथोजेनेसिस के रूप में। फिर हम रोग परीक्षा एवं रोगी परीक्षा करें। हमने रोग परीक्षा कर लिया कि रोग रोगी पर आश्रित रहता है, और रोग ज्ञान हमें 5 तरीके से पता चलेगा, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। अब हम रोगी की परीक्षा करेंगे। तो आतुर का जो शरीर होता है वो चिकित्सा के लिए कार्य स्थान होता है, मतलब जो रोगी है उसका जो शरीर है वो चिकित्सा के लिए कार्य स्थान है, क्योंकि वैद्य वहीं अपना कार्य करेगा। तो जो रोगी की जो 10वीं परीक्षा होती रोगी की जो 10वीं परीक्षा होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे कि उसकी प्रकृति को देखकर। तो हम प्रकृति में क्या देखते हैं कि उसकी जन्मजात स्थिति क्या है, तो उससे हम उसकी प्रकृति का पता लगाते हैं। फिर विकृति में हम देखते हैं कि उसकी रोगजन्य स्थिति क्या है। फिर हम सार में देखते हैं कि उसके धातु जो हैं वो सम्यक हैं, या मतलब धातु की गुणवत्ता को हम सार में देखते हैं। फिर उसके सहनन में हम देखते हैं कि उसके शरीर की संरचना कैसी है। फिर हम उसके प्रमाण में देखते हैं कि जो रोगी है उसका लंबाई कितना है, उसका वजन कितना है, इससे हम उसके प्रमाण की परीक्षा करते हैं। फिर साथ में हम क्या देखते हैं कि रोगी का जो अनुकूलता है, मतलब कि औषध को लेकर क्या अनुकूलता है रोगी की। फिर हम सत्व में देखते हैं कि उसकी मानसिक बल कितनी है रोगी की, ये उसका सत्व होता है। फिर आहार शक्ति में हम देखते हैं कि उसकी पाचन क्षमता कितनी है, और फिर आहार शक्ति में हम देखते हैं कि उसकी पाचन क्षमता कितनी है, और हम व्यायाम में देखते हैं कि उसकी व्यायाम करने की कैपेसिटी उसकी कितनी है। फिर हम वय में देखते हैं कि उसकी आयु या फिर उसका उम्र कितना है, एज कितना है। इस तरीके से हम उसकी परीक्षा करते हैं। तो ये 10वीं परीक्षा है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति एवं वय। उसके बाद हम देखते हैं अष्टविध परीक्षा। तो अष्टविध परीक्षा में हमें नाड़ी को देखकर परीक्षा करनी होती है, रोगी के मूत्र को देख के परीक्षा करनी होती है, उसके मल को देख के परीक्षा करनी होती है, जिह्वा को देख के, शब्द, स्पर्श, दृक एवं आकृति को देख के परीक्षा करनी होती है। तो हम उसके नाड़ी को देख के कैसे परीक्षा करेंगे, तो नाड़ी को देख के हम उसके दोष की स्थिति को देखेंगे कि वात पित्त कफ की क्या स्थिति है। फिर हम मूत्र को देखेंगे, तो मूत्र में हम रोगी के मूत्र को देखकर उसके आम दोष, कब्ज एवं अतिसार को पता लगा सकते हैं। हम रोगी के मल को देखकर हम उसके आम दोष, कब्ज एवं अतिसार के रूप में पता लगा सकते हैं, और उसके मूत्र को देखकर हम उसके मूत्र कृक्ष, मधुमेह और अग्नि दोष के बारे में पता लगा सकते हैं। हम उसकी जिह्वा को देखकर उसके आम दोष, ज्वर एवं पाचन के बारे में पता लगा सकते हैं। हम उसके शब्द को देखकर हम उसके कंठ, वाणी एवं वायु विकार का परीक्षा कर सकते हैं। फिर हम उसको स्पर्श करके हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, रूखापन देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि रोगी के शरीर में क्या कंपन हो रही है। हम इन चीज़ों की परीक्षा कर सकते हैं। फिर हम दृक, हम उसके दृष्टि दोष की परीक्षा कर सकते हैं। फिर आकृति का मतलब होता है रोगी की जो समग्र ताकत कितनी है, उसका हाव भाव क्या है, हम इसकी परीक्षा करते हैं। तो कुल मिला के नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, दृक एवं आकृति, ये अष्टविध परीक्षा है। फिर नेक्स्ट है षड्विध परीक्षा। तो षड्विध परीक्षा में हम सुश्रुत कहते हैं कि दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न और निश्वास से हम पता करते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि हम उसकी रंग, आकृति, आँख और स्किन को देख के हम पता कर सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं। स्पर्शन मतलब क्या, उसका स्पर्श करके हम देख सकते हैं कहीं उसका शरीर उष्ण तो नहीं है, वेदना से भरा हुआ तो नहीं है, या फिर उसके शरीर में कहीं पर स्वेलिंग, सूजन तो नहीं है। फिर हम उससे
प्रश्न करेंगे। प्रश्न कैसा होगा? आहार विहार संबंधित प्रश्न होगा, उसके वेदना संबंधित एवं काल एवं दोष लक्षण से संबंधित प्रश्न होगा। फिर निश्वास से हम देखेंगे कि उसके श्वास लेने की जो ब्रीदिंग की स्पीड है वो क्या है, कहीं उसके गंध का नाश तो नहीं हो गया। तो ये षड्विध परीक्षा में आती है। तो हमने 10विध परीक्षा पढ़ लिया, फिर हमने अष्टविध परीक्षा पढ़ लिया, फिर हमने षड्विध परीक्षा पढ़ लिया। फिर हम हेतु के अनेक प्रकार से फिर हम हेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो हेतु को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम एक प्रकार से पढ़ते हैं हेतु को, तो उसमें आता है आश्यापकर्ष। फिर हम द्विध प्रकार पढ़ते हैं हेतु का, तो उसमें द्विध प्रकार में आता है उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु, बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु, प्राकृत हेतु, व्याकृत हेतु, अनुबंध और अनुबंध, प्रकृति, विकृति। तो जैसे कि ये जो हेतु के अनेक प्रकार दिए हैं उसको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला तो ये एक प्रकार है, फिर द्विध प्रकार है, उसके बाद त्रिविध प्रकार है, फिर त्रिविध के बाद फिर दोष हेतु भेद से होता है, फिर गति भेद से होता है, उसके बाद होता है चतुर्विध हेतु। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक प्रकार, मतलब आश्यापकर्ष के बारे में पढ़ेंगे। फिर द्विध प्रकार से हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, क ख ग घ ड़ में, ताकि हम क में उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु अलग से पढ़, फिर बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु क्या होता है, ये द्विध प्रकार वाले हेतु दिए हुए हैं। फिर द्विध प्रकार वाले हेतु में दिया हुआ है जिसमें चरक से बताया गया, जैसे असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध एवं परिणाम। फिर दोष हेतु भेद से व्याधि हेतु होती है, और दोष हेतु भेद से व्याधि हेतु होती है, और दोष व्याधि उभय हेतु होती है। फिर एक होता है गति भेद से, तो गति भेद से क्षय होता है, वृद्धि होता है और सम होता है। फिर एक होता है चतुर्विध हेतु में सन्निकृष्ट हेतु होता है, विप्रकृष्ट हेतु होता है, व्यभिचारी हेतु होता है और प्रधानिक हेतु होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक प्रकार से, जो है आश्यापकर्ष, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक आश्यापकर्ष। तो आश्यापकर्ष का हम सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। तो स्वस्थान में स्थित दोषों को समप्रमाण में होते हुए जब प्रकुपित वात द्वारा प्रेरित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसे आश्यापकर्ष कहते हैं। मतलब जो स्वस्थान, उसका खुद का जो स्थान है, उसमें जो दोष स्थित हैं तो वो अगर समप्रमाण में है, लेकिन जब वो प्रकुपित हो गए, तो प्रकुपित किससे हो रहे हैं? वात के द्वारा जब प्रकुपित होकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसे आश्यापकर्ष कहते हैं। एक बार और समझेंगे कि स्वस्थान पर जो है वो दोष स्थित हैं और वो अपने समप्रमाण में है, लेकिन प्रकुपित हो रहे हैं, वो वात के द्वारा उसको प्रेरित किया जा रहा है कि वो प्रकुपित हो जाएं, उससे प्रकुपित होकर वो अन्य स्थान पर चले जाते हैं, उसे आश्यापकर्ष कहते हैं। तो इस अवस्था में दोष समप्रमाण में होते हुए भी अन्यत्र स्थित होने के कारण विकार उत्पादक होते हैं। इससे उत्पन्न व्याधि को आश्यापकर्षण जन्य जानना चाहिए। आचार्य चरक कहते हैं कि क्षीण श्लेष्मा का मतलब होता है कफ, तो क्षीण श्लेष्मा की स्थिति में प्रकुपित हुआ जो वात होता है वो समप्रमाण व स्वस्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान ग्रहणी, मतलब पित्त का जो प्रधान स्थान कौन सा है? ग्रहणी, उससे हटाकर शरीर के जिस भाग में लेकर विचरण करता है वहाँ पीड़ा एवं दाह को उत्पन्न करता है तथा रोगी को थकावट व दुर्बलता महसूस होती है। इसी को बोलते हैं आश्यापकर्ष। ठीक है, तो हमारा एक विध हेतु से हमारा आश्यापकर्ष टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है द्विध हेतु। तो द्विध हेतु में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क का फर्स्ट उत्पादक हेतु। इसमें है उत्पादक हेतु एवं व्यंजक हेतु। तो हम उत्पादक हेतु को समझते हैं, मतलब दोषों के संचय को उत्पन्न करने वाले हेतुओं को उत्पादक हेतु कहते हैं। जैसे कि हेमंत ऋतु में जो उत्पन्न होता है मधुर रस, उससे कफ का संचय होता है, अतः ये कफ का उत्पादक हेतु है। फिर हम व्यंजक हेतु को देखते हैं, तो पूर्व में ही शरीर में संचित दोषों को प्रकुपित कर रोग की उत्पत्ति करने वाले हेतु को व्यंजन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, हेमंत में संचित जो कफ होता है वो बसंत में प्रकुपित होता है, तो वो सूर्य की किरणों के द्वारा पिघलकर कफज रोग उत्पन्न करता है। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं ये व्यंजक हेतु हैं। ठीक है,
तो हमने त्रिविध हेतु में उत्पादक हेतु एवं व्यंजक हेतु देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे ख बाह्य हेतु एवं अभ्यंतर हेतु। तो बाह्य हेतु क्या होता है? तो आहार, विहार, काल, जीवाणु जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर कोई आघात हमें लग गया हो, या फिर कोई दंशक कीट हो जैसे कि चूहा, सांप, ये जो भी विषैले हों उनके विष, या फिर विद्युत तथा मुख द्वारा विषपान, ये बाह्य हेतु होता है। अभ्यंतर क्या होता है? अभ्यंतर होता है जो शारीरिक दोष व दुष्य रोगोत्पादक अभ्यंतर है। ठीक है, हमने द्विध हेतु में क पॉइंट देख लिया जिसमें उत्पादक हेतु एवं व्यंजक हेतु की बात की गई है। हमने ख पॉइंट देख लिया जिसमें बाह्य हेतु एवं अभ्यंतर हेतु की बात की गई है। अब हम ग देखेंगे जिसमें प्रकृति एवं विकृति के बारे में बात की गई है। तो प्रकृति में इन्होंने क्या बोला है कि ऋतु में होने वाले जो दोष प्रकोप होते हैं वो प्राकृत हेतु कहलाते हैं। मतलब जो ऋतु चल रहा है, कोई भी जो सीजन चल रहा है, उसमें अगर जो दोष प्रकोप होते हैं वो प्राकृत हेतु कहलाते हैं। ऐसे बसंत ऋतु में कफ दोष का, फिर शरद ऋतु में पित्त दोष का, फिर वर्षा ऋतु में वात दोष का। और वैकृत क्या होता है? जो अन्य ऋतु में दोष प्रकोप वैकृत कहलाता है। मतलब जो अन्य ऋतु में दोष प्रकोप होगा वो वैकृत कहलाएगा। मतलब जैसे कि बसंत ऋतु में जो है वो वात पित्त प्रकोप हो जाना, ये हो गया। तो हम ख पॉइंट पढ़ चुके हैं, ग पॉइंट पढ़ चुके हैं हम, प्राकृत और वैकृत। अब हम घ पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें अनुबंध्य और अनुबंध के बारे में पढ़ेंगे। हमें इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये अनुबंध्य है, यह है, और ये अनुबंध है। तो हम इसके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। तो अनुबंध्य का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रधान। तो इसका ये हम जानेंगे, इसके बारे में परिचय देखेंगे कि स्वप्रकोपक मतलब जो स्वभाव से दोषों को बढ़ाने वाला हो, यानी ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति के शरीर में मौजूद वात पित्त एवं कफ को उसके शरीर के प्रकृति के अनुसार बढ़ा देती है, तो उसको हम स्वप्रकोपक कहते हैं। ठीक है, और ये निदान का मतलब होता है कारण, और सेवन का मतलब होता है उपयोग या खाना पीना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अनुबंध के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति पित्त प्रधान है, ठीक है, और वह ज़्यादा मिर्च मसाला या तला भुना खाता है, तो यह उसके लिए स्वप्रकोपक निदान सेवन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से ही दोषों को बढ़ाने वाला हो गया। ठीक है, उसके शरीर में जो भी मौजूद वात पित्त कफ है उसको उसके प्रकृति के अनुसार वो बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इससे उसका पित्त और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस स्वप्रकोपक निदान सेवन को अलग अलग करके समझाया कि स्वप्रकोपक क्या होता है, निदान क्या होता है और सेवन क्या होता है। तो ये यहाँ पे दे रखा है स्वप्रकोपक निदान सेवन। तो ये हम समझ गए। अनुबंध का अगर हमें समझ में आ गया हो तो अब हम अनुबंध पढ़ेंगे। तो अनुबंध का क्या मतलब होता है? जो दोष अन्य दोष की अपेक्षा करने वाला हो, परतंत्र हो और लक्षण स्पष्ट न हो, उसके वो स्वतंत्र ना हो, वो परतंत्र हो और उसके लक्षण भी स्पष्ट ना हो, वो अन्य दोष की अपेक्षा करने वाला, जैसे शास्त्रोक्त विधि से प्रकोप व प्रशमन न हो, वह अनुबंध कहलाता है या अप्रधान दोष कहलाता है। अब देखो, हमने यहाँ पे अनुबंध में देखा था कि प्रधान है ये, और हमने अनुबंध में देखा कि ये अप्रधान दोष कहलाते हैं। तो इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम यह पॉइंट देखेंगे प्रकृतित एवं विकृतित। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसी दोष के प्रकोप से होने वाला जो रोग होता है उसको प्रकृतिजन्य रोग कहलाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि कृच्छ्रसाध्य हो गया। जैसे वात प्रकृति के मनुष्य में होने वाला वात रोग जो होगा वो कृच्छ्रसाध्य होते हैं। ठीक, और विकृतित क्या होता है? जैसे कि हम मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं, उसके सेवन से अगर व्यक्ति की अपनी प्रकृति से या अन्य दोष के प्रकोप से होने वाले जो रोग होते हैं वे विकृतिजन्य रोग कहलाते हैं। हमने एक विध निदान हेतु देख लिया, फिर हमने द्विध निदान हेतु देख लिया, अब हम त्रिविध निदान हेतु देखेंगे। तो इसमें हमारा क पॉइंट आता है पहला, और साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग। ठीक है, और दूसरा आता है प्रज्ञा अपराध, और तीसरा आता है परिणाम। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं और साथ में इंद्रिय संयोग, मतलब श्रोत हमारा जो सुनने का क्षमता है, त्वक नेत्र, और हमारी जो जीवा है वो हमारा जो घ्राण है का अपने विषय
शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध। जैसे श्रोत का क्या विषय है? शब्द। त्वक का क्या विषय है? स्पर्श। नेत्र का क्या विषय है? रूप को देखना। व जिह्वा का क्या विषय है? रस को ग्रहण करना। घ्राण का क्या विषय है? गंध को ग्रहण करना। के साथ जो अति मात्रा में संयोग होता है या फिर अयोग होता है या फिर मिथ्या योग होता है, उसी को बोलते हैं अशात्म इंद्रिय अर्थ संयोग। ठीक है। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? प्रज्ञा अपराध होता है धी, मतलब कि हमारी जो बुद्धि है, धृति मतलब जो हमारा धैर्य है, स्मृति हमारी जो स्मरण शक्ति है, मेमोराइजिंग पावर, उसका भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति जब अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है, जिससे कि उसके शारीरिक व मानसिक सभी प्रकार के दोष प्रकोपित होते हैं, तो इसे ही हम प्रज्ञा अपराध से जानते हैं। जैसे कि वाणी हो गया, मन हो गया, और शरीर के द्वारा होने वाले जो चेष्टाएं होती हैं, उनका अति योग होना या अयोग होना या मिथ्या योग को ही हम प्रज्ञा अपराध जानते हैं। ठीक है। अति योग का मतलब बहुत ज़्यादा होना, अयोग का मतलब होता है कि होना ही नहीं, और मिथ्या योग फिर हम थर्ड पॉइंट परिणाम को देखेंगे। अष्टात्म इंद्रिय संयोग हो गया, प्रज्ञा अपराध हो गया, परिणाम को देंगे। परिणाम का मतलब होता है अर्थ, मतलब कि काल, मतलब कि ऋतुएं जो होती हैं, तो ऋतुओं का जो अति योग होता है या फिर अयोग होता है या फिर मिथ्या योग होता है, उससे विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों को वो उत्पन्न कर देता है। जैसे कि बारिश के दिन में बहुत अत्यधिक वर्षा होना, या बिल्कुल ही वर्षा ना होना, या बिल्कुल कम वर्षा होना, तो ये सब क्या है? उससे क्या होगा? शारीरिक व मानसिक रोग को वो उत्पन्न करता है, तो ये परिणाम में आते हैं। तो ये त्रिविध निदान हेतु में हमने पढ़ा 3 पॉइंट, जो है अशात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध एवं परिणाम। अब हम देखते हैं ख पॉइंट, जो है पुनः दोष आदि भेद से हेतु के 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला है दोष हेतु, फिर है व्याधि हेतु। तो हम दोष हेतु को देखते हैं। तो दोष हेतु में जिन हेतुओं के सेवन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है एवं प्रशमन होता है, वे दोष हेतु कहलाते हैं। जैसे हेमंत में हम मधुर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिससे कफ का संचय होता है। हेमंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है, अमधुर रस की उत्पत्ति होती है, तो जिससे कफ का संचय होता है, और बसंत में उसी से प्रकोप होता है। तो ये है दोष हेतु। और व्याधि हेतु क्या है? व्याधि हेतु मतलब जो हेतु दोष की अपेक्षा नहीं करता है तथा व्याधि को उत्पन्न करने वाले विशेष कारण से उत्पन्न करता है। जैसे कि मृतिका भक्षण, अगर हम मिट्टी खाते हैं तो उससे क्या होगा? पांडु रोग, एनीमिया हो जाएगा। तो ये है व्याधि हेतु। फिर है थर्ड पॉइंट, दोष व्याधि उभय हेतु। ठीक है। तो जो हेतु किसी विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हुए भी किसी विशिष्ट रोग को उत्पन्न करे, वह उभय हेतु कहलाता है। तो हम तीनों पॉइंट समझ चुके हैं कि दोष व्याधि उभय हेतु क्या होता है, दोष हेतु एवं व्याधि हेतु क्या होता है। तो अब हम देखेंगे गति भेद से। अब हम देखेंगे, हमने दोष भेद से देख लिया, अब हम गति भेद से देखेंगे। तो गति भेद से दोष की विशिष्ट अवस्थाओं की सूचक जो होती हैं वो गतियाँ होती हैं। तो वो 3 प्रकार की हैं। एक है क्षण, दूसरी है वृद्ध और तीसरी है सम। तो जो सम होती है वो प्राकृत होती है, और जो क्षण और वृद्ध होती है वो विकृत होती है। फिर पुनः गति भेद से दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार से प्रकोपित होते हैं। एक तो ऊर्ध्व, फिर एक तो अधः, फिर एक जो तिर्यक होते हैं। ठीक है। फिर आश्रय भेद से दोष जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। आश्रय भेद मतलब दोष जहाँ पे आश्रय लेते हैं अपना, जैसे कोष्ठगत आश्रय हो गया, शाखागत आश्रय हो गया, या फिर मर्म अस्थि संधिगत आश्रय हो गया। ठीक है। तो हमने एकविध हेतु पढ़ लिया, द्विध हेतु पढ़ लिया, त्रिविध हेतु पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक चतुर्विध हेतु। तो चतुर्विध हेतु में पहला है टॉपिक सन्निकृष्ट हेतु, उसके बाद है विप्रकृष्ट हेतु, उसके बाद है व्यभिचारी हेतु। तो सन्निकृष्ट हेतु क्या है? मतलब कि दोषों का संचय हुए बिना
स्वभाव से ही, जैसे कि दिन रात और भोजन के आदि, मध्य या फिर लास्ट में जो क्रमशः कफ, पित्त एवं वात का प्रकोप होता है वो सन्निकृष्ट हेतु होता है। मतलब भोजन के पहले किसका प्रकोप होता है? कफ का होता है। फिर भोजन के मध्य में पित्त का होता है। फिर भोजन के अंत में वात का प्रकोप होता है। तो वही कह रहा है कि दोषों के संचय हुए बिना स्वभाव से ही, मतलब दिन या रात या भोजन के आदि, मध्य व अंत के क्रमशः वात पित्त कफ का प्रकोप होता है। अब देखो दिन में भी देखा जाए तो दिन में भी पहले कफ का प्रकोप होता है, फिर दोपहर आते आते पित्त का होता है, फिर शाम होते होते वात का प्रकोप हो जाता है। यही चीज़ रात में भी होती है। फिर हम विप्रकृष्ट हेतु क्या होता है? तो विप्रकृष्ट हेतु को हम ऐसे समझते हैं कि एक नियत समय तक दोषों के संचय के बाद दोष जो होते हैं वो प्रकोप होकर रोग उत्पन्न करने लगते हैं। करने वाले हेतुओं को रोग का विप्रकृष्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक नियत समय तक दोषों का संचय होता रहता है, उसके बाद दोष जो होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, फिर रोग उत्पन्न करने वाले हेतुओं को ही रोग विप्रकृष्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हेमंत ऋतु में जो संचित कफ होता है वो बसंत में सूर्य की किरणों से पिघलकर कफज रोग उत्पन्न करता है, और वो होता कैसे है? सूर्य की गर्मी की वजह से होता है। तो यही है उसका विप्रकृष्ट हेतु, जो सूर्य की गर्मी है उसकी वजह से ही वो पिघल रहा है, जो संचित कफ है। फिर व्यभिचारी हेतु क्या होता है? जो हेतु कभी रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ हो, वह व्यभिचारी हेतु होता है। मतलब जो हेतु कभी रोग को उत्पन्न करे और कभी रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ हो, तो वो क्या होगा? व्यभिचारी हेतु है। फिर प्रधानिक हेतु क्या होता है? तो जो हेतु अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत दोषों को प्रकोपित कर रोग उत्पन्न कर देता है, वो प्रधानिक हेतु होता है, जैसे कि विष। उसके बाद हम साम और निराम भेद से देखेंगे हेतु को। तो जैसे अग्निमंद के कारण जो असमय में रस जो होती है, जो अग्निमंद के कारण जो अमाशय होता है उसमें जो रस होती है वो आम अवस्था को प्राप्त होती है। तो आम से मिले हुए जो दोष होते हैं या दूषियों को दूषित कर जो रोग उत्पन्न करते हैं, इसे साम कहते हैं। तो शाम वात होता है, शाम पित्त होता है, शाम कफ होता है, और अग्नि प्रबल होने पर आम रस परिपाक हो जाता है, इसे निराम कहते हैं। तो इसको बोलते हैं निराम वात, निराम पित्त एवं निराम कफ। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं। ठीक है, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक डालूं जिससे आपको हेल्प पहुंच सके। और मैं सारे ही नोट्स इसी तरीके से बना के यूट्यूब चैनल पर डालती जाऊँगी जिससे आपको हेल्प मिले। थैंक यू।